Hello everyone, welcome to the Trap. My name is Nihar Kavalia Bhatnagar and this is our संकल्प सीरीज जहाँ पर हम AFM के बारे में आज टॉपिक करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर में ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है और इसके ना क्वेश्चंस बड़े डिफरेंट से आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, तो दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट? ओके एवरीवन, इस समय ना हमारा एक मैसिव प्राइस ड्रॉप चल रहा है। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फर्दर, इट वाज सपोज टू एंड ऑन 31st, बट ये आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया है फॉर ऑल द पीपल देयर, ताकि इफ़ एनीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द परचेजेस तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी हैड रिसीव्ड गुड रिस्पॉन्सेज, सो दिस वाज द पॉइंट टू एक्सटेंड इट फर्दर। सो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्सेज सो प्लीज़ गो हेड एंड डू इट राइट अवे, क्योंकि ये 3rd of September को एंड हो जाएगा। तो बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें। हमारे जेआईबी के कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ, और आपको यूज़ क्या करना है, सितंबर 80 कोड यूज़ करना है एंड यू विल गेट द पर्टिकुलर डिस्काउंट देयर ऑफ 80%। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में अगर आप कोई भी और कोर्स लेना चाहते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के हैं या फिर कोई भी और, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज येस देयर आर मेनी पीपल जो दूसरे पेपर्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं और आपके पीयर ग्रुप्स में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप उनको वो रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस की गाइडेंस दे सकते हैं थ्रू दिस। सो प्लीज गो अहेड एंड prepare well, and if you're looking forward towards our courses then do it right away. Okay, एवरीबॉडी, हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, बट फॉर दैट आई रियली नीड टू नो कि सबसे पहले कैपिटल होती क्या है। कैपिटल यानी वो पैसा जो बिजनेस के अंदर लगा हुआ होता है। हो सकता है वो मेरा हो और हो सकता है वो किसी और का हो, है ना? जो भी पैसा हम किसको देते हैं, बिजनेस को देते हैं, और बिजनेस क्या करता है, उस पैसे को लगाकर एसेट खरीदेगा, कुछ एसेट्स अपने पास कैश की फॉर्म में रखेगा। लॉन्ग टर्म फंड्स भी हो सकते हैं और आपके शॉर्ट टर्म फंड्स भी हो सकते हैं, जिससे आप ये सब कुछ करते हैं। अग्रीड? आपके जो भी एसेट्स वगैरह बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, आप अपना फंड लगाओगे या बाहर वालों का लगाओगे, शॉर्ट टर्म लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा, तब जाकर चीज बनेगी। तो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स दो टाइप के हैं, यानी एक हमारे ओनर के पैसे जिसे हम कह देते हैं इक्विटी, और एक हमारे बोरोइंग्स यानी बाहर का पैसा, उसको हम लोग डेट कह देते हैं। So that is how you define this. Equity shareholder होते हैं, and then we have the long term creditor. So these are the two people जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं, और इनके पैसा देने के कारण ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मनी मल्टीप्लिकेशन हो पाती है, क्योंकि बेस इन्होंने दे दिया, हमारी कैपिटल बिल्डअप होनी शुरू होगी। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बाद परस्यू करती है फर्दर वर्किंग के अंदर भी, मतलब जो उसके पास एसेट बन रहा है उस एसेट का इस्तेमाल कर कर ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनकम कमाने की आगे लग जाती है। अब जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, अब सबसे पहले हमारे पास जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स को हमने क्या देना होता है, उनको हमने इंटरेस्ट रेट देना होता है। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूंगी मैं थोड़ी देर बाद आपको पेमेंट करूंगी, वो फ्री में तो नहीं देगा, वो तो बोलेगा ठीक है मैम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ टाइम बाद पैसे दे देना, लेकिन आपको ध्यान है ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। जितने ज़्यादा समय के लिए आप पैसा नहीं दोगे उतने ज़्यादा समय के लिए ये अमाउंट पेंडिंग रहेगी। तो अगर मुझे ये चीज़ पता चल जाती है कि ठीक है मेरी ये अमाउंट अभी पेंडिंग है, तो मुझे वहाँ पर क्लैरिटी है। एक बार मुझे उसमें क्लैरिटी आ गई तो उसके बाद मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने अकॉर्डिंगली नोट कर लूंगी। ठीक है ना? इस तरीके से मेरे को भी क्लैरिटी रहेगी और मेरे को भी पता चल जाएगा कि हाँ जी, उसको भी पता है कि उसको पैसा अगर डीलेड भी मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका पैसा मर गया है। सो यहाँ पर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट दोनों हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मली फिक्स्ड रेट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग फ्लोटिंग रेट की तरफ स्विच कर जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स है जो कहते हैं कि हमको ना अशोर्ट डिविडेंड मिलना चाहिए। इक्विटी होता है, ये चलता है आपका लेफ्ट ओवर फंड्स पर, जो जो बच गए बस उसी के ऊपर इनको आपको पैसे देने होते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पीरियोडिक पेमेंट मिलने का बेसिक मतलब ये है कि जितना ऑर्गेनाइजेशन के पास बचेगा पैसा वही इनको दिया जाता है। दैट इज हाउ यू फाइंड दिस स्पेसिफिक एरिया ऑल टुगेदर। सो ये आपके पास आ गया शॉर्ट डिविडेंड्स, ये आ गया आपके पीरियोडिक डिविडेंड्स। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एरिया है WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका ना पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट एग्जैक्टली इज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना अपना वेटेड एवरेज यानी वो एवरेज नहीं निकाल रही है चीज़ों का, कौन सी कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कोई चीज़ कम इंपॉर्टेंट होगी, उसके बेसिस पर ये वैल्यू निकाल रही है। तो ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप
इक्विटी लिखोगे, उसका वेट कितना है, मतलब आप मान लीजिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का डेट है, इक्विटी और प्रेफरेंसेस है, और तीनों का उन्होंने बोल दिया कि अपना अपना डिफाइंड परसेंटेज है। परसेंटेज यानी आप कहते हो कि टोटल कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया, टोटल 10 लाख की उसके पास कैपिटल है, जिसमें इक्विटी है उनकी 5 लाख की, तो 50% तो यही हो गया। देन 3 लाख का हमारा डेट हो गया, यानी 30% का, और रिमेनिंग 2 लाख जो है वो 20% हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के हो गए। तो नाउ इन दिस केस यू नो कि कितना आपका इक्विटी, कितना आपका प्रेफरेंस। इस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में WACC निकालते हैं, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। अब ये तो हुआ आपका बेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसका क्वेश्चन क्या होगा। आपको कॉस्ट बताई जाएगी। अब कॉस्ट क्या होती है, जितने परसेंटेज पर आपने उनको पैसे देने ही देने। बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग, दीज पीपल आर सुपर इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस एंड दीज पीपल आर सपोज टू बी गिवन सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। अब रिटर्न तो उन सबको ही देने हैं ना, तो उनको जो अपने पैसे देने हैं उसको हम लोग कॉस्ट कह देते हैं। ठीक है ना। तो जब हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे ये देखिए ABC की कैपिटल स्ट्रक्चर दी हुई है कि कहा जा रहा है कि 50% डेट है और 50% इक्विटी है। तो आपके पास इक्विटी की परसेंटेज भी 50% है और डेट की भी, मतलब ये आपकी प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी उसने दे दिया क्वेश्चन में। और द कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट है, यहाँ पर अगर मैं इक्विटी लिखती हूँ और यहाँ पर मैं आपका डेट लिखती हूँ। इक्विटी में आपको 16% से मल्टीप्लाई करना है और डेट में आपको 10% से मल्टीप्लाई करना है। तो 50% ऑफ 16 का ना, मतलब सब कुछ परसेंटेज में निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा वो आ जाएगा। तो आप इसकी परसेंटेज हटा दीजिए और इसकी परसेंटेज हटा दीजिए। इन दिस केस द वैल्यू कम्स आउट टू बी, इसकी परसेंटेज आई 8 और इसकी परसेंटेज आई 5। तो 8 5 टोटल कितना बन गया, 13। कैन यू सी, ये है आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने क्या करना है बेसिकली ना, इनकी जो कॉस्ट है कॉस्ट पिक करनी है और जितनी उसकी प्रपोर्शंस है उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूएशन निकालनी है। गेटिंग द पॉइंट देयर एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि ये पेपर में हर बार आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हर, आई वोंट से कि एवरी सिंगल टाइम, बट या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा ही रहा है। तो दिस हैज गॉट अ अपर एज इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। देखिए जितना ज़्यादा डेट होगा और उसकी परसेंटेज जितना ज़्यादा वेरी करेगी, उतना उसका कॉस्ट भी वेरी करेगा। बेसिकली क्या होता है, अगर आप ज़्यादा लोन्स लोगे तो आपके लोन का कॉस्ट का भी आपको इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनकी कॉस्ट का भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सॉरी। देन उसके बाद हमारे पास जितने हमारे इंटरनल फैक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, दोनों इम्पैक्ट डालते हैं। अब जो हमारी इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, वो इंटरनल फैक्टर्स है जो इफेक्ट डालते हैं। और जैसे आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कितना ज़्यादा डेट होगा, कितनी ज़्यादा इक्विटी होगी। डेट ज़्यादा होगा तो आपके लोन ज़्यादा हैं, इक्विटी ज़्यादा होगी तो डिविडेंड ज़्यादा देना होगा। और किसका कितना एक्सटेंट जाएगा वो आपको अपना बैलेंस खुद बनाना पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन खुद चूज़ करती है इसको। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आप इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से कर रहे हैं, डिविडेंड ये ऑर्गेनाइजेशन कितना देती है। देखिए डिविडेंड आइडली जो है वो हमेशा डेट से ज़्यादा होता है, बिकॉज दीज पीपल आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडली व्हाट दे चार्ज फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे आस्क द ऑर्गेनाइजेशन टू पे इज डेफिनेटली मोर देन जो आप डेट में देते हो। बिकॉज डेट आपका लोन है, लेंडर है, उसको अपने पैसे वापस किए और चीज़ खत्म हो जाती है। तो वो एक डिफरेंस रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखिए आपके प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, ये उसको पिक करता है। रिस्क परसेप्शन क्या है, आप कितना रिस्क उठाते हो, मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है, और आपके कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेस कितने हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। देन कम्स द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। हमारे डेट की कैपिटल को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट, इफ आई टॉक अबाउट बेसिकली द डेट राइट नाउ, डेट के केस में क्या होगा, एक तो जितना ज़्यादा देखिए नो नॉट ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। जो टर्म लोन्स होते हैं, एक बार कहीं से ले लिए तो यू हैव मेड द लोन्स, अब लोन देने के बाद में फिर आप उस पर ना कोई भी आप ना देखिए लोन को किसी और को बेचते नहीं हो। आपने किसी से किसी को लोन दे दिया, यू विल होल्ड इट टिल द वेरी एंड एंड पेमेंट होगी। तो दिस इज समथिंग जो नॉर्मली टर्म लोन्स नेगोशिएबल नहीं होती, जो बैंक लोन्स देते एक दूसरे को, ठीक है, लोगों को।
अब यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक इज कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन यही पॉइंट आ गया ना, जैसे बैंक ने अगर मुझे लोन दिया है, वो अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसी बैंक को मैं लोन रीपे करूंगी और चीज खत्म हो जाएगी। मैं अपना किसी और बैंक के थ्रू अपना लोन करवा सकती हूँ, बट क्या करना होगा फिर, यहाँ का लोन वो वाला बैंक रीपे करवा देगा मेरा, और फिर मैं उससे लोन ट्रांसफर करवा लूंगी। तो ये वाली चीजें तो होती है, बट ये सेल नहीं होता। जैसे हमारे बिल रिसीवेबल, बिल पेबल आप डिस्काउंट करा सकते हो, वो वाली जो सिनेरियो होती हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली टर्म लोन्स तो नहीं होते। देन हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ये भी एक तरह के लोन्स होते हैं, बस इस लोन के केस में क्या होता है, ये नेगोशिएबल है, मतलब ये ना आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर बेच सकते हो, और जो रिटर्न है वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टर्स परसेप्शन ऑफ रिस्क प्रोफाइल एंड मार्केट कंडीशंस। मतलब मार्केट पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। जिस समय मार्केट में क्रंच होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको लोन महंगा मिलेगा, और जिस समय मार्केट में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी, चाहेंगे कि लिक्विडिटी बढ़े, तो उस टाइम आपको लोन सस्ता मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ रहती है। और वाईटीएम यहाँ पर आपको निकालना होता है, इज कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपने यील्ड टू मैच्योरिटी वाली मेरा पिछला वाला सेशन लगाया, तो आपने उसमें वाईटीएम का फॉर्मूला भी देखा होगा। बस इसमें वो वाईटीएम का सेम फॉर्मूला है, बट सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। वो ये कि इसके अंदर ना वाईटीएम का जो फॉर्मूला है, वो उसके अंदर ये वेटेज देते हैं किसको, जो करंट मार्केट प्राइस है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं, और जो हमारी मेच्योरिटी पर हमने पैसे देने हैं उसको ये वेटेज कम देते हैं। इसका फॉर्मूला वाईटीएम का सेम है जो हमने वाईटीएम में किया था, बस फर्क ये है, यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट प्लस, आप ना जैसे मान लीजिए मैंने इशू किया था 1000 पर, तो मेच्योरिटी प्राइस माइनस योर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय जो भी उसकी लाइफ है। अगर 10 साल का आपका डेट है, 20 साल का है, वो आपको नीचे डिवाइड करना है, और यहाँ नीचे ये आप पहले अलग सॉल्व करेंगे। और इसके नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर 0.6p है, यानी आप ये क्या देख रहे हैं, ये 0.6 किसको दे रहे हैं, ये आपके जो करंट मार्केट प्राइस है उसको दे रहे हैं, और 0.4 वेटेज दे रहे हैं फ्यूचर वैल्यू को। इनके अकॉर्डिंग जो आज का प्राइस है वो ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी यील्ड टू मेच्योरिटी को एज कंपेयर टू द अपकमिंग फ्यूचर, जो जब हमें पेमेंट करनी है उसका जो प्राइस होगा। तो इस तरीके से हमारा यील्ड टू मेच्योरिटी निकाला जाता है। सो वाईटीएम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज द फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में जो इस फॉर्मूला में ना वही सेम सिस्टम आपको एक और, जब हम प्रेफरेंस करेंगे ना उसमें भी सेम फॉर्मूला है, बस उसमें ना इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो द क्रक्स ऑफ दिस फॉर्मूला इज कि ज्यादा वेटेज प्रेजेंट वैल्यू को दी जाती है एज कंपेयर टू द मेच्योरिटी वैल्यू। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में भी सेम आ जाता है, बस आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये इंटरेस्ट नहीं है, इन एक्चुअल जो प्रेफरेंस होते हैं इनको डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन अब स्लोली एंड स्टेडीली क्या बोला जाने लगा है, अब जैसे कोई 10 साल है, 12 साल से कम के आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट क्रॉस 20 ईयर्स। तो अगर आपके कम समय के प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वो हम ओनर कैसे मान रहे हैं उसको, वो लोन क्यों नहीं है, इन एक्चुअल तो वो भी लोन ही हुआ ना। अगर आपने 10-12 साल के लिए इनसे शेयर लिए और उसके बाद इनकी रीपेमेंट कर दी, तो एक तरह से शेयर तो है, लेकिन वो है तो एक लोन की फॉर्म ही। जो चीज आपकी लोन की फॉर्मेट पर चलती है, तो उसके केस में वो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं इट इज कॉल्ड डिविडेंड। यहाँ पर तो बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपका वो डिविडेंड आ गया, प्लस आपका मार्केट जब मेच्योर होगा उस समय जो प्राइस होगा, माइनस द प्रेजेंट डिवाइडेड बाय एन। अब नीचे भी देखिए सेम है, प्रेजेंट वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस, और फ्यूचर वैल्यू पे जो भी हमारी फ्यूचर में मेच्योर होने पर पैसा मिलेगा उसको जाएगा आपका उसकी वेटेज दूसरे से कम है। ठीक भी है, क्योंकि आप प्रेजेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तभी तो आपको करंट यील्ड मिल पाती है, करंट सिनेरियो की कैपिटल की डिटेल्स मिल पाती हैं। ठीक है, तो याद रखिए प्रेफरेंस शेयर्स का ना, अभी हमारी बुक्स तो कहते हैं कि दे आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन XYZ, लेकिन ना जिस जैसे आप इंडियस की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग, तो उसके अंदर वो लोग क्लियरली कहते हैं कि शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना आपको अगर शॉर्ट टर्म है ये लोग, तो इनको प्लीज शेयर होल्डर्स मत बोलिए, दे आर ऑल्सो द पीपल हु आर lenders. So these should be treated as a borrowing rather than to be treated as someone who is basically a shareholder of the company, and that makes sense. This is something जो अब इंड एएस में भी कही जाती है। ठीक है, सो ये आ गया आपका एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसके ना 4 फॉर्मूलाज हैं, चारों के चारों में से
ये पेपर में आया हुआ है और ये पेपर में आया हुआ है। सो वी कैन सी कि हो सकता है आने वाले समय में पेपर में ये दोनों भी पूछे जाएं। इन्हें हम कहते हैं अप्रोचेस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, सबसे पहला आता है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका ना पेपर में एक बार ना ये भी आया था कि CAPM के अंदर आप मुझे ये बताओ कि CAPM की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में भी दिया हुआ है कि CAPM है क्या। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ना आपका मार्केट को देखकर बनाया जाता है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। देन इज योर बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। ये बड़ा सिंपल मॉडल है। कहते हैं जो भी आपकी वैल्यू आप डिफाइन करोगे उसके बाद ना आपको ध्यान में क्या रखना है कि अल्टीमेटली ना ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है कि जो आप जितना रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा आपका जो बॉन्ड की वैल्यूएशन है वो चेंज होगी। बड़ा बेसिक सा पॉइंट है ये। अब मैं बोलती हूँ कि जी मैं और रिस्क उठाने को तैयार हूँ तो मेरी चीज़ का वैल्यू डेफिनेटली बदलता जाएगा। बेसिक पॉइंट है ना ये तो, कि जब आपका जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाओगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यूएशन चेंज होगी। ये बस उसी चीज़ को पिक करता है। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट कि जहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला किया। अब थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, थर्ड इज योर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ना बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके ना हमारे पास नॉर्मली ना क्वेश्चंस जो है वो कोई भी एक एलिमेंट का सकता है, उसके मल्टीपल एलिमेंट्स है। तो उन सारे एलिमेंट्स में से कभी वो प्राइस के बारे में पूछ लेते हैं, कभी वो पूछ लेते हैं कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, लास्ट वाला पॉइंट इज बेसिकली योर अर्निंग प्राइस रेशो। ये बेसिकली ना बुक के अंदर जो है अर्निंग प्राइस रेशो लिखी गई है, लेकिन नॉर्मली PE रेशो वहां पर फॉलो होती है। तो हो सकता है कि वो आप इसको डालें या फिर इसकी जगह पर PE रेशो के फॉर्मेट को पूछ लें। वो आपको क्वेश्चन बता देगा कि कौन सा फॉर्मूला वो लोग पूछ रहे हैं, बिकॉज अर्निंग प्राइस रेशो बोल रहे हैं या फिर प्राइस अर्निंग रेशो बोल रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है टू बी कवर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल नाउ। अब इनके फॉर्मूलाज को समझते हैं। जैसे दिस इज योर CAPM मॉडल, जिसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें सबसे पहली चीज पता है क्या उठाई जाती है? सबसे पहली चीज जो ऑर्गेनाइजेशन पिक करती है वो है अपनी ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पहले क्या देगा, पहले देखेगा कौन सा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। कम से कम इतना रुपया तो मेरे को पता है हमें इतने रिटर्न परसेंटेज में तो मिलेगी मिलेगी, उसको ये लोग बोल देते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दैट इज वन पार्ट। अब हमारे पास अगर ये वाला पार्ट आया कि एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। अब आगे बात आती है, देखिए सेंसिटिविटी टू द मार्केट। मार्केट में कोई भी बदलाव आने से हम कितना ज्यादा बदलते हैं वो मार्केट रेट आपका रिटर्न डिफाइन करता है। ठीक है, अब ये जो होता है बीटा होता है हमारा ना सेंसिटिविटी फैक्टर। सेंसिटिविटी फैक्टर यानी मार्केट में थोड़ा चेंज आया तो हमारी इंडस्ट्री में क्या हो जाता है। जैसे कोविड आने से कुछ इंडस्ट्रीज तो थी वो बहुत बुरी तरह शेक हो गई और कुछ फिर भी अच्छी चलती रही। इसका मतलब जैसे लोग एलर्जिक होते हैं, मान लीजिए कि मेरे को डस्ट एलर्जी है, बहुत लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, थोड़ी सी डस्ट एलर्जी है कि ज्यादा डस्ट एलर्जी है, वैसे ही आपको मार्केट में आने वाले चेंजेस कम तंग करते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे उनका डीप इम्पैक्ट चल जाता है। जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री एकदम से बदली थी ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज एवरीबडी वेंट ऑनलाइन, तो आपका ऑनलाइन सिस्टम का बहुत अलग था, तो कॉस्टिंग बहुत अलग हुई थी। अब हम ग्रोसरी स्टोर्स की बात करते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो उनका सिनारियो बहुत अलग चल रहा था उस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर ये बीटा है आपकी जो भी सिक्योरिटी होगी उसकी मार्केट को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है। और ये होता है RM यानी आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। और अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है कि ना पता है कुछ भी कर लो मोटा मोटा 10% तो हमेशा आता ही आता है। कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया 10% आता ही है। तो कहते हैं मार्केट थोड़ा सा बदलती है तो हम मार्केट से थोड़ा ज्यादा चेंज होते हैं, यानी हम 1.2 चेंज हो जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो आपने बीटा भी निकाल कर दे दिया। और आप कहते हो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है और हमारा इज 10%। आपको फर्क समझ में आ रहा है कहाँ 16% एंड 10% का फर्क आया? तो हम कहते हैं जी 10% प्लस 1.2 और यहाँ पर आया 6%। आपके यहाँ पर वैल्यूएशन में क्या आ रहा है कि 10% आपका मिनिमम आप कमाओगे क्योंकि आप रिस्क उठाते हो, मार्केट से इफेक्ट होते हो, तो यहाँ पर आया 7.2। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा यहाँ पर CAPM के अकॉर्डिंग मेरी परसेंटेज 17.2। तो जितना ज़्यादा हमारा मार्केट हमको अफेक्ट करती है उतना ज़्यादा हमारी ये वैल्यूएशन भी अफेक्ट होती है।
तो यहाँ पर आया बीटा, इन्होंने डिफाइन कर दिया कि वो क्या होती है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है फॉर द स्टॉक प्राइस रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरूरत नहीं है कि आप इसको स्पेसिफिकली नोट करें। व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज, आपको ना इस पर्टिकुलर सेशन का ये आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में ना हमारी वो पीडीएफ का लिंक गिवन है, वहां से आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पर ये सेशन आपको दिख जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। डन। ओके जी, अब आगे चलें। अब बारी आती है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। ये बड़ा आसान है कि बॉन्ड का एक मिनिमम परसेंटेज आपको मिलना ही मिलना है। जैसे मैंने बोल दिया जी 12% तो मिलना ही मिलना है, बाकी जितना ज़्यादा रिस्क मैं लूंगी उतना प्रीमियम मेरा बढ़ता जाएगा। तो ये एक बड़ा ना आई वुड से बड़ा बैलेंस्ड सा मेथड है, जहाँ पर ना वो क्लैरिटी देते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा आपकी रिटर्न्स पर इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा। तो दिस इज समथिंग आई वुड से कि और क्लैरिटी देता है आपकी वर्किंग को लेकर, राइट। ओके, अब चलते हैं इसके पॉइंट पे। वो कहते हैं व्हेन अ यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म इज नोन इन द मार्केट, द डिसीजन ऑन द रिस्क प्रीमियम इज मैटर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर परसेप्शन। इंडिविजुअल कितना और रिस्क उठाने को तैयार है उस पर भी तो बहुत डिपेंड करेगा ना, कि मैं कहती हूँ कि मैं और रिस्क उठाने को तैयार हूँ, अब जितना ज़्यादा मैं रिस्क उठाने को तैयार हूँ उसके हिसाब से मेरी रिटर्न भी बढ़ेगी। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। बट यार कई बार ज़्यादा रिस्क आने पर ना शेयर्स के मामलों में तो होता है कि पता नहीं होता वो चढ़ेगा कि गिर जाएगा, वो एक रिस्क बड़ा मेजर रहता है, उस पर तो कुछ कह ही नहीं सकते। बट यस, दिस इज हाउ दिस मार्केट वर्क्स। देन कम्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके ना तो आपको बचपन का याद है, हम सब ने ना एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम स्पीड का और ये एलिमेंट्स तीन ही थे। अब अगर हो सकता है डिस्टेंस दिया हो हमें, हो सकता है कि टाइम दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको निकालना होता है ना। तो यहाँ पर ये इसका ना एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसे निकाला जाता है। हम लिखते हैं पहले डिविडेंड, दैट इज D1 प्लस हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर आता है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। अब ये क्या होता है, जो आपका डिविडेंड है आप उसको ऊपर रखते हो, और जो आपका मार्केट प्राइस है आप उसको नीचे रखते हो, और यहाँ पर आप लिखते हो जो आने वाले समय में ग्रोथ आनी है। यानी मैंने बोल दिया कि मेरे को उम्मीद है कि अगले साल हमारा डिविडेंड 10% से ग्रो करेगा, तो जो भी डिविडेंड आज है उसका आपको 10% ऐड करके लिखना है, और वही वाली वैल्यू यहाँ भी आती है। मतलब अगर आज का डिविडेंड D0 है तो आप बोलोगे कि कल का डिविडेंड क्या होगा, वो होगा D1। वो D1 कैसे बनेगा, इस D0 के अंदर आप ग्रोथ ऐड कर दोगे। तो ये कैसे होता है, D1 कैसे निकलता है, D0 1 प्लस G, इस पे ग्रोथ ऐड करके। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। अब अगर पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक बताऊं तो वो बोलते हैं नॉर्मली कि मार्केट वैल्यू निकालो, P0 निकालो। उसका फॉर्मूला होता है आपका D1 अपॉन KE माइनस G। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो मतलब आपकी श्रद्धा है आप इसको याद कैसे करते हो। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू आपका ये निकला तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैसे निकल जाएगा। तो अब आपका डिपेंड करेगा ना कि आप किस तरह के एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, और उसके हिसाब से आपको उसकी पोजिशनिंग बदलनी होगी। आइडली पेपर में ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके चांसेस अभी भी थोड़े ज़्यादा हैं कि प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आपको जो शेयर है उसके प्राइस ज़्यादा पूछा जाएगा। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म्स इक्विटी इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स। अगर हम आज की वैल्यू बोलते हैं, ये बॉन्ड की तरह भी होता है कि आने वाला जितना आपका रुपया होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आज की उसकी वैल्यूएशन निकल कर आएगी। और हर ऑर्गेनाइजेशन मानती है यहाँ पर कि ना आपका डिविडेंड ग्रो करता है स्लोली एंड स्टेडीली। मतलब ये ना चेंज जरूर होता है, सेम तो कभी भी नहीं रहता ना। ये तो एक बेसिक पॉइंट है कि कभी भी आपका जो डिविडेंड है वो सेम नहीं रहता। अगर सेम डिविडेंड रहेगा तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पर तो हमें ग्रोथ ही नहीं मिल रही, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अगेन। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को चाहती है कि उनके पास ग्रोथ आए, और उस ग्रोथ के लिए उसके पास में ना लेकिन जो डिविडेंड है वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करे। ये ना हो कि आज ज़्यादा ग्रो कर गया कल कम ग्रो कर गया। अगर आज 10 है तो कल 10.1 दे दी, फिर उसके बाद 10.3 दे दी, फिर 10.5 कर दिया। आप ऐसे ऐसे करते करते उसका ना एक बैलेंस्ड ग्रोथ दिखाएंगे, वो हमेशा अच्छा रहता है।
देन हमारा आता है पीई रेशो यानी प्राइस अर्निंग रेशो। पीई रेशो का फॉर्मूला यहाँ पर खैर अर्निंग प्राइस रेशो है, तो आपको ऊपर अर्निंग पर शेयर जो आपका है एक्सपेक्टेड वाला फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय आज का मार्केट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर शेयर, तो हमारे पास यहाँ से निकलती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। हमने सारे कर लिए, मतलब हमने इक्विटी, डेट और साथ में प्रेफरेंस शेयर सबके ही जो कॉस्टिंग है वो हमने इसमें कंप्लीट कर ली। Now, here comes a question, everyone. एक question PE ratio पर है. Which of the following is used in calculating the PE ratio? EP ratio तो आपने देख ली, PE ratio क्या थी? Market price per share and dividend per share, earning per share and book value, market price per share and earning per share, and net profit and face value of the share. इसकी वैल्यू क्या होगी एवरीवन? जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास आएगा प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये आपकी वैल्यू आती है। सो द आंसर इज एक्चुअली सी। Here comes the next question. ये आपका CAPM का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2023 के पेपर में आया हुआ था न्यूमेरिकली। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनीज इक्विटी इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी इज 12%? अगर आपका इक्विटी का 12% है तो आप इसमें क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको जब निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर आपका निकलेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, देन वी हैव देन RM माइनस RF। मार्केट का उन्होंने दिया हुआ है, पोर्टफोलियो का पूरे का जो रिटर्न है वो है 12%, तो यानी मेरे को मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, और रिस्क फ्री इज 9%, और बीटा कितना है अपना 1 है, और हमारा रिस्क फ्री रेट कितना है? रिस्क फ्री रेट इज 9%। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली? 9% प्लस यहाँ पर कितना आया? 3%, और ये आ गया अपना टोटल 12%। ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास आ रही है 12%। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्जाम। सो इसका आंसर वाज सी। इसका ना आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एवरीबडी, आई होप आपको ध्यान है, हमारे कोर्सेज का सब कुछ आपको मिल जाएगा इस में 80% ऑफ पर, यानी आपको हमारा लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स सब कुछ मिल जाएगा 80% ऑफ पर। बस यूज़ करना है आपको September 80 कोड। दिस सेल हैड बीन एक्सटेंडेड, सो ये आपका ख़त्म हो रहा है 3rd September को। सो ध्यान रखिए, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज परचेज नहीं कर रहे हैं और आपको करने हैं तो वेट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके जस्ट गो ahead एंड परचेज इट, सो दैट आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिले। राइट? सो एवरीबडी, अगर आपने हमारे कोर्सेज को परचेज करना है तो आपको कहाँ जाना होगा वो मैं आपको ज़रूर गाइड कर देती हूँ। जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट, दैट इज़ edutap.in। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अगर आप सर्च करते हैं edutap को गूगल पर, और उसके बाद आप इसको खोलेंगे तो ये edutap.in पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर नीचे सर्च आउट करेंगे तो आपको JIB के कोर्सेज दिख जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन द JIB कोर्सेज एंड यू विल फाइंड यहाँ पर हमारा मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, बट अगेन दिस वुड बी एंडिंग सून। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स बाय करना है, जस्ट यूज द कोड, और आपको इसके लिए मिल जाएगा, देखिए September 80 कोड यूज़ करना है और आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मास्टर कोर्स आपका कंप्लीट बहुत डिटेल में रहता है, सारे आपको चैप्टर्स कवरेज मिलती है, और छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। जबकि लाइव क्रैश कोर्स के अंदर इट गोज़ इन वेरी डिफरेंट वे। लाइव क्रैश कोर्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लाइव क्लासेस में आपको क्रिस्प करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर अप करवाते हैं, और दोनों के ऊपर अभी चल रहा है 80% डिस्काउंट। सो एज यू कैन सी, अगर आप हमारे कोई भी कोर्सेज जैसे मास्टर कोर्स लेना चाहें, ये मास्टर कोर्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के हैं, और यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट लाइव क्रैश कोर्स का बैच है, ये 2500 का हो जाएगा इफ़ यू यूज द स्पेसिफिक कोड JIB80। यहाँ पर इन सब में आपको September 80 लगता हुआ दिख रहा है। सो इफ यू आर थिंकिंग टू परचेज आवर कोर्सेज, डू इट राइट अवे बिकॉज द टाइम इज टिकिंग अवे। Thank you so much everyone. Bye bye and take care.